हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का टॉपिक नंबर 2, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जिसने भी अगर पुरानी जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो जाके उसको देख लो। प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी और जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ आएंगी वो सारी की सारी इस प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस वाइज वहाँ पर मिल जाएगी। टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यूज़ है वो सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर एमसीक्यूज़ की पीडीएफ भी चाहिए तो अब तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और पूरी की पूरी जो वहाँ पे पीडीएफ है, हर एक टॉपिक की जो पीडीएफ है वो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू होने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी एमसीक्यूज़ होंगे सिर्फ वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको 4 जो ऑप्शन है उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बताया और आगे बढ़ गया। वहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में उसको वहाँ पे समझाऊंगा और एक एक जो चीज़ है, जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है, साथ में वो भी यहाँ पे बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विच गैस इज रिलीज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के दौरान जो प्लांट है वो कौन सी गैस को रिलीज करते हैं। तो अगर बात करी जाए कौन सी गैस को लेते हैं तो लेते तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन सी गैस को रिलीज करते हैं तो ये तो हम सबको पता है कि प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं ना कि प्लांट्स लगाने चाहिए क्योंकि हमको उनसे ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट इन। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट को किस वे में हेल्प करता है, क्या मदद करता है वो प्लांट की। पहला ऑप्शन है एब्जॉर्बिंग वाटर, क्या वाटर एब्जॉर्ब करने में, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को ओपन करने में, ट्रैपिंग सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करने में, और डी है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करने में। तो सबसे मेन चीज़ देखो, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल, हम कहते हैं ना कि किसी भी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होना जरूरी है अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका मेन रीज़न यही है कि क्लोरोफिल का मेन काम क्या है कि देखो भाई, जो वाटर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो प्लांट ने ले लिया, लेकिन अब प्लांट यहाँ पे क्या करे, प्लांट को भाई अब ऐसा थोड़ी, सिर्फ खाना खाना तो हो गया, लेकिन भाई एनर्जी भी तो चाहिए खाना पकाने के लिए। जब कभी अपना किचन वगैरह में जाते हो तो क्या करते हो भाई, सब्जी वगैरह आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन गैस भी तो चाहिए ना, सबसे मेन चीज़। तो ऐसा ही समझो, जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सनलाइट, उनको एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन इस सनलाइट को पकड़ेगा कौन, ट्रैप कौन करेगा। तो यहाँ पे सनलाइट, ट्रैपिंग इन सनलाइट। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट जो है वो अपने फूड को किस फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे मेन चीज़, प्लांट जो होते हैं वो अपने फूड को सबसे सिंपलेस्ट जो फूड होता है उसकी फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पुरानी वाली वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखी है पुरानी वाली वीडियो तो ये जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ है इससे रिलेटेड पुरानी जो वीडियोज़ हैं वो भी बैक टू बैक आती जा रही है और पूरा एक प्लेलिस्ट सेक्शन बन रखा है। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उनको जितनी भी बाकी वीडियोज़ हैं उनको भी जाके देखना। अच्छा हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि सबसे जो सिंपलेस्ट जो फूड होता है वो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो प्लांट, मैंने क्या बोला अभी कि प्लांट अपना सबसे जो फूड होता है जो सबसे सिंपल फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब इसके साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक्चुअल में प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में अपने फूड को बनाते हैं, लेकिन उस फूड को जब स्टोर करने की बारी आती है कि चलो भाई, होता है ना कि खाना बना लिया, अभी खाना जो है बाद के खाने के लिए चलो संभाल देते हैं, तो बाद के खाने के लिए संभालते ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं है, संभालते उनको ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं और स्टार्च को वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। अब जब इनको कभी बाद में जरूरत पड़ेगी उस खाने की तो ये क्या करेंगे, स्टार्च से दोबारा ग्लूकोज बनाएंगे और फिर उस ग्लूकोज से एनर्जी निकाल लेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी, इस क्वेश्चन के साथ में पता होनी चाहिए, कहीं पे आ भी सकता है ऐसा करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमको कह रहा है प्लांट्स चेंज द एक्स्ट्रा ग्लूकोज मेड बाय देम इनटू, अरे पिछले वाले क्वेश्चन जो था उसी के अंदर बता दिया है तो मैंने, ठीक है। चलो आंसर करो। प्लांट्स क्या है, चेंज द एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है जो प्लांट बनाते हैं वो उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी तो बताया था ग्लूकोज की फॉर्म में उन्होंने बनाया फूड को, और किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। तो ये भी याद हो गया होगा किस वजह से कर रहे हैं स्टार्च की फॉर्म में, क्योंकि उनको जब बाद में नीड पड़ेगी तो उसी स्टार्च को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी ले लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए स्टोर कर रहे हैं। अब देखो स्टोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो वो रात के टाइम में वो फोटोसिंथेसिस तो करवा नहीं पाएंगे, रात का टाइम हो गया या किसी दिन बहुत एकदम सनलाइट नहीं पड़ रही, कोई बादल लगे हुए बिल्कुल ऐसे टाइम पे, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिस टाइम पे अपने फूड को प्रिपेयर कर नहीं पाएंगे, लेकिन एनर्जी तो उस टाइम भी चाहिए होगी उनको जिंदा रहने के लिए। तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, एनर्जी ले लेंगे, भले खाना नहीं बना रहे लेकिन तब भी खाना खा लेंगे। कैसे, पुराना खाना स्टोर किया है ना भाई स्टार्च की फॉर्म में, तो इस वजह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द स्टेप इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। जो भी स्टेप होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस में
स्टेप यानी कि क्या क्या हुए, यानी कि हमारे जैसे कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, वाटर भी तो चाहिए होगा, है ना, क्लोरोफिल होगा, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो चाहिए होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये कह रहे हैं, ये जो स्टेप इन्वॉल्व हैं, पहला ऑप्शन है साइमल्टेनियसली, मतलब ये जितने भी स्टेप होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का, वाटर को लेने का, क्या ये सब के सब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन बता रहा है इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर, क्या ये एक के बाद एक होने चाहिए कि मतलब जैसे एक हुआ उसके जस्ट बाद एक हुआ, उसके जस्ट बाद एक हुआ, ऐसे करके होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी एट डिफरेंट टाइम, कि मतलब भाई कभी भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका यहाँ पे आंसर हम देखते हैं, तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एट डिफरेंट टाइम। तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है प्लांट को कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है कि कभी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग टाइम पे आ रहा है, वाटर अलग टाइम पे आ रहा है, ऐसा कुछ भी अगर करके हो रहा है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये चीज़ यानी कि एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग अगर चीज़ें होंगी तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ ही होना है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर, ऐसी क्या कंडीशंस है जो कि नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस को होने के लिए, कि भाई सनलाइट बिल्कुल ठीक है, क्लोरोफिल ये भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर ये भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये तो तीनों ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव, ये सब की सब कंडीशन जो है वो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जो कंडीशन फोटोसिंथेसिस होने के लिए ज़रूरी होती है वही कंडीशन क्या होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने के लिए भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में हो क्या रहा है, खुद से खाना बनाना, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं, बस वो घुमा फिरा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो मैंने क्या बोला, जो कंडीशन फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी है वही कंडीशन यहाँ पे भी ज़रूरी होंगी, यानी कि ये तीनों की तीनों जो ABC में तीनों चीज़ें लिखी हैं ये सब की सब जरूरी होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सब की सब कंडीशन जरूरी हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, विच कलर इज शोन बाय स्टार्च व्हेन आयोडीन इज पोर्ड ऑन इट। अब ये अगर तुम बुक में चेक करोगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, और एक्सपेरिमेंट से भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो कई बार उसमें आ जाते हैं, MCQs की फॉर्म में पूछे जाते हैं, वन वर्ड की फॉर्म में पूछे जाते हैं। लेकिन अब हमें क्या लगता है कि अरे ये तो बुक में था ही नहीं, पता नहीं बुक के बाहर से दे दिया, नहीं वो एक्सपेरिमेंट में दिया था, और हम एक्सपेरिमेंट को मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो स्किप कर देते हैं वहाँ पे, तो ये एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो विच कलर, तो स्टार्च के ऊपर अगर आयोडीन पोर करेंगे, मतलब स्टार्च के ऊपर अगर आयोडीन डालेंगे तो कौन सा कलर हमको दिखाई देगा। तो ये हमेशा याद रखना है, जो हमको कलर जो होता है वो कौन सा दिखाई देता है, ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो ये कलर याद रखना, ब्लू ब्लैक जो कलर है वो दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि अ वेरीगेटेड लीफ इज, एक वेरीगेटेड जो लीफ होती है वो क्या होती है, मतलब इन्होंने एक लीफ है, पत्ते का टाइप बताया है और बोला है कि क्या कैसा होता है ये पत्ता, मतलब किस तरीके का, पार्टली ग्रीन पार्टली वाइट, मतलब आधा ग्रीन आधा वाइट, क्या ऐसा होता है क्या, या पार्टली ग्रीन पार्टली येलो, आधा ग्रीन आधा येलो वाला होता है क्या, या डार्क ग्रीन होता है क्या, या फिर फुली वाइट, या फिर पूरा सफ़ेद जो होते नहीं कि कलर जिनका उतर जाता है पत्तों का, क्या वैसा टाइप का होता है क्या, तो कौन सा होता है। तो ये याद होना चाहिए, जो वेरीगेटेड लीफ होता है, अगेन ये भी एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है, वेरीगेटेड जो लीफ होता है उसका ये होगा हमारा पार्टली ग्रीन एंड पार्टली वाइट, मतलब कि ये एक ऐसा पत्ता होता है, कई सारे तुमने पेड़ के पत्ते देखे होंगे कि जो क्या रहते हैं साइड साइड से तो वाइट रहते हैं और बीच बीच में ग्रीन रहते हैं, तो उनमें साइड साइड में क्या होता है क्लोरोफिल नहीं होता, और जो बीच वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, और ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से ही आता है। तो क्लोरो में नाम आ रहा है, क्लोरो मतलब कलर, ठीक है, तो क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर आ रहा है। तो साइड में क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, पार्टली वाइट, आधा वाइट इसीलिए है वो क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है वहाँ पे, बीच वाले पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है हाउ कैन वी डिस्टार्च अ लीफ, कोई भी हमारे पास एक लीफ है उसको मैं डिस्टार्च कैसे करूं। पहले तो भाई डिस्टार्च का मतलब क्या हुआ, डिस्टार्च का मतलब कि किसी लीफ के पास क्या है अंदर स्टार्च भरा पड़ा है और मुझे क्या करना है वहाँ से स्टार्च को उसमें से हटाना है, डिस्टार्च करना है। तो इसके प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले बाय प्लेसिंग लीफ विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ लीफ को मिला दो, ठीक है। बाय प्लेसिंग लीफ विद वाटर, लीफ को वाटर के साथ मिला दो, या फिर लीफ को एक डार्क प्लेस में रख दो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, और डी है नन ऑफ दिस, कि इनमें से कुछ भी नहीं, कुछ और ही करना पड़ेगा भाई ये चीज़। तो देखो डिस्टार्च करने का मतलब क्या हुआ, स्टार्च कहाँ से आया प्लांट के अंदर, उसने अपना खाना बनाया होगा, ठीक है। अब जब स्टार्च आया कहाँ से, कि उसने अपना खाना बनाया। अब जब खाना बनाया होगा तो उसके बाद एक चीज़ सोचो, अगर मैं उसे क्या करूं अल्कोहल में या वाटर में रखूं तो उससे उतना तो कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला। बट एक चीज़ सोचो, अगर मैं उसको कंप्लीटली डार्क प्लेस में अगर रख दूं तो डार्क प्लेस में रखने से क्या हो जाएगा हमारा, उस पर सनलाइट तो पड़ नहीं रही होगी, है ना। चलो तुमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगी, पानी मिलेगा, सब मिल जाएगा उसको, लेकिन सनलाइट तो नहीं मिलेगी ना। और सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो खाना बना नहीं पाएगा।
खाना बना नहीं पाएगा तो 2-3 दिन तक तो क्या करेगा, जो अपना पुराना जो बचा हुआ खाना है, जब तक वो धूप में था, पहले जब खाना बनाया करता था, पुराना बचे हुए खाने को यानी कि पुराने बचे हुए स्टार्च को ख़त्म कर देगा। तो इसी को पुराना बचा हुआ जो स्टार्च है वो जब ख़त्म हो गया तो इसी को तो हम बोलते हैं डी स्टार्च होना। स्टार्च खत्म हो गया भाई, उसने अपना जो बचा हुआ स्टार्च भी था वो भी खा लिया, क्योंकि 2-3 दिन तुमने उसको डार्क प्लेस में रख दिया, वो खाना वहाँ बना नहीं पाया, पुराना खाना उल्टा खा गया, अब खाली हो गया वो पूरा का पूरा लीफ। तो लीफ एकदम खाली हो जाएगा, खाली मतलब कि स्टार्च उस लीफ के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज़ रिमूव्ड। जो पत्तों के ऊपर जो ग्रीन कलर होता है, अगर मान लो हमको वो रिमूव करना है तो किस तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये 3-4 क्वेश्चन जो बैक टू बैक आए, ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रीन कलर जो लीफ का होता है उसको रिमूव करने की बात हो रही थी, तो इसका मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि देखो भाई होता कैसे है। कभी भी अगर किसी ग्रीन जो कलर है लीफ का वो रिमूव करना होता है तो एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक यहाँ पे बीकर रखा हुआ है, इस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर रखा होता है इसके अंदर, ये मैंने वाटर यहाँ पे डाल रखा है। अब वाटर जब इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एल्कोहल होता है, एल्कोहल के अंदर डालता हूँ लीफ को, एल्कोहल जो होता है, और एल्कोहल जिस बीकर में मैंने एल्कोहल रखा, ये देखो ये जो पानी वाला बीकर है इसके ऊपर एक और बीकर डाल दिया मैंने, ये एक और बीकर अंदर, ठीक है, ये दूसरा बीकर है, ठीक है, एक और बीकर डाल दिया। अब उस बीकर के अंदर यहाँ पे क्या है, लीफ प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये लीफ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इधर पे लीफ प्रेजेंट होगा एल्कोहल के अंदर। एक चीज़ देखो, लीफ जो है वो वाटर के अंदर नहीं है, लीफ एल्कोहल के अंदर, और एल्कोहल वाला बीकर जो है वो बॉइलिंग वाटर जो है, गर्म जो पानी है उसके ऊपर रखा हुआ है। अब एक चीज़, और इससे क्या होता है, इससे हमारा जो लीफ होता है उसका ग्रीन कलर जो होता है वो निकल जाता है। अब एक चीज़ तुम कहोगे कि भाई इतना क्यों ये पंगा करा बीकर के अंदर बीकर, इससे बढ़िया तो सिंपली क्या करते कि डायरेक्टली अल्कोहल को हीट करते। तो पढ़ा होगा जैसे अल्कोहल जो होता है वो इन्फ्लेमेबल होता है, उसमें आग लग सकती है, जो हमारा जो लीफ है पता लगे कि वहाँ उसका कलर निकालने के चक्कर में पूरा पत्ता ही निकाल दिया तुमने, पत्ता ही खत्म हो गया, वहाँ आग लग गई, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो बर्न हो सकता है, जल सकता है, और हमें सिर्फ जलाना वगैरह नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है वहाँ पे, तो अल्कोहल को हमको डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना जो हीट है उसके उसमें, तो अल्कोहल को हीट कह रहा हूँ, मतलब अल्कोहल को फ्लेम के डायरेक्टली हमको कांटेक्ट में नहीं लेके आना। इसलिए हमने क्या करा, पहले पानी गर्म कर लिया और पानी के गर्माहट से जो अल्कोहल है वो वहाँ पे गर्म हो रहा है। तो इसका यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, बाय प्लेसिंग लीफ विद अल्कोहल एंड बॉइलिंग दैट अल्कोहल इन वाटर, मतलब लीफ को अल्कोहल में डाला और अल्कोहल को बॉइलिंग वाटर के ऊपर डाल दिया। तो ये चीज़ है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे होता क्या, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन एक बीकर यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि हम कर रहे होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ना दे हमारे लीफ को। तो अगर मान लो तुमने क्या कर रखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में अगर तुमने वहाँ पे क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर प्रेजेंट होती है तो ये क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि एटमॉस्फेयर में जितने एरिया में यहाँ पे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब मान लो ये बीकर है, बीकर के अंदर मैंने बीकर को यहाँ पे क्लोज कर रखा है, मान लो इसका ढक्कन ढुक्कन कुछ ऐसे लगा रखा है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नीचे है, तो अंदर एयर भी प्रेजेंट होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो आधा ही है, उसके ऊपर एयर भी होगी, तो उस एयर में से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा का पूरा क्या होगा, एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर कोई ये सोचा है कहाँ से आ गए ये सारे क्वेश्चन, तो पहले ही बता दिया, क्या बताया मैंने, एक्सपेरिमेंट्स से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, क्लियर। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन सा नहीं है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं अगर, तो उसमें कौन कौन से सामान यूज़ होने वाले हैं, क्लियर है। जैसे एक अगर मकान बना रहे हैं तो अगर मैं उसकी बात करूं, सामान कौन कौन से वहाँ पे, ईंटें हो गई, बजरी हो गया, रेत हो गया, ये सब उसके लिए रॉ मटेरियल है घर बनाने के लिए। वैसे ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए कह रहे हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है बोला है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से रॉ मटेरियल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर से ले रहा है तो ऑब्वियस बात है एक रॉ मटेरियल है। वाटर भी एक रॉ मटेरियल होता है। डी ऑप्शन है फॉस्फोरस। तो देखो भाई फॉस्फोरस भी क्या है, एक रॉ मटेरियल है। अब तुम सोचोगे नहीं यार फोटोसिंथेसिस में तो फॉस्फोरस की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये वही वाला हिसाब है। जैसे कि अब होता क्या है ना कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हमको लगता है कि बाकी चीज़ें तो प्लांट को चाहिए ही नहीं। तो एक्चुअल में भाई जब कभी खाना बनाते हो तो ठीक है, सब्जी की जरूरत पड़ती है, सब्जी लाते हैं दुकान से, आटा होता है रोटी बनाने के लिए, लेकिन सब्जी ऐसे तो नहीं बन जाती कि सब्जी बस डाली और सब्जी के लिए बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए, उसमें मसालों में कितने सारे मसाले आ गए, वो सारे मसाले चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, ये फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत नाइट्रोजन, बहुत सारे ऐसे जो हैं मिनरल्स हमको चाहिए होते हैं। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे बच कौन गया, बचा हमारे यहाँ पे
क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ये एक रॉ मटेरियल नहीं है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है, एक सेल ऑर्गेनेली का एक पार्ट है जो कि प्लांट के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है। रॉ मटेरियल तो वो हुआ ना कि कोई बाहर से कोई चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये तो प्लांट के अंदर पहले से प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल और जो सनलाइट है, अब सनलाइट को भी मत बोलना, सनलाइट को मटेरियल नहीं, सनलाइट क्या है? एक एनर्जी है। तो अगर क्लोरोफिल या सनलाइट आता है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, वो रॉ मटेरियल नहीं है। उसके अलावा ये जितने भी ये चीज़ें ये रॉ मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। टीनी पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड। लीव्स के ऊपर जो टीनी छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अरे यार ये तो 8th क्लास से पढ़ते आ रहे है ना, भले उस टाइम में पता नहीं था कि होता क्या, बस लेकिन रट रखा था कि टीनी पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट आर नोन एज स्टोमेटा, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्टोमेटा हमारा आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर वो क्या होते हैं? इनको स्टोमेटा कहते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल बाय। अभी मैंने पिछली स्लाइड में क्या बताया कि स्टोमेटा क्या होता है? लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है? कोई भी चीज़ का अंदर आना बाहर जाना उन्हीं पोर्स से होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको ओपन करने का, कभी देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि पोर्स जो होते हैं वो कभी खुले भी होते हैं, कभी बंद भी होते हैं। तो उनको स्टोमेटा के जो पोर्स है उनको ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, गार्ड सेल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे याद करना होगा कि यहाँ पे क्या होता है? जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका काम होता है, भाई याद करो, देखो इसका नाम क्या है? गार्ड सेल। गार्ड का काम क्या होता है? जो हमारी सोसाइटी में जो गार्ड होता है उसका काम क्या होता है? कि गेट जो होता है, गेट को खोलना जब कोई आए, कोई बाहर जा रहा है ना, वो बंदा अगर चला गया तो जब कोई नहीं आ रहा तो उस टाइम पे गेट को बंद रखना, ये सारे काम तो होते हैं गार्ड के। तो यहाँ पे भी तो यही कर रहा है। स्टोमेटा का पोर क्या है? पोर एक दरवाजा समझो, उस दरवाजे को ओपनिंग क्लोजिंग कौन कर रहा है? गार्ड सेल। तो इसको इस तरीके से याद रख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू गार्ड सेल। गार्ड सेल के रिगार्डिंग, मतलब वो जो गार्ड थे ना हमारे गेट के, ठीक है, उस गेट के गार्ड के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? तो दे श्रिंक अप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। ये कह रहे हैं कि गार्ड सेल्स जो होते हैं, अब देखो गार्ड सेल को ऐसा मत सोचो गार्ड सेल कोई अलग ही सेल आ गया, अरे सेल है वो, नॉर्मल सिंपल सेल है, कुछ नहीं है वो, ठीक है। चलो अब ये कह रहे हैं दे श्रिंक अप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब इनके अंदर पानी चला जाता है तो ये क्या होते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब एक चीज़ सोचो, किसी चीज़ के अंदर तुम पानी भर रहे हो, वो सिकुड़ेगी या फूलेगी? फूलेगी ना भाई। सेकंड ऑप्शन क्या है? दे स्वेल अप वाटर व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। ये कह रहे हैं कि जब वाटर उनके अंदर फ्लो करता है तो ये क्या होते हैं? फूल जाते हैं। हाँ भाई, तो ये पॉइंट तो ठीक लग रहा है, लेकिन रुक जाओ अभी आगे। फिर नेक्स्ट वाला दे श्रिंक ऑन लूजिंग वाटर। ये क्या होते हैं? वाटर जब लूज करते हैं तो ये क्या होते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, वाटर लूज करने पे श्रिंक हो जाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। और अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एक गलती हो गई। यहाँ पे बी और सी ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो दे स्वेल अप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, ये फूल जाते हैं जब वाटर इनके अंदर फ्लो हो रहा होता है, सही बात है। दे श्रिंक ऑन लूजिंग वाटर, और जब वाटर को लूज करते हैं उस टाइम पे श्रिंक भी हो जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे गलती से ऑल ऑफ द अबव आ गया, तो इस ऑप्शन को कट करके यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? बोथ ए एंड बी, ऐसा कुछ करके ऑप्शन बना लेंगे, बोथ ए एंड बी। अब जो PDF है उसमें तो मैं चेंज करा दूंगा, बट वीडियो में तो फिलहाल अभी सहो ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, बोथ ए एंड बी नहीं, अरे बोथ बी एंड सी, अरे क्या कर रहा हूँ मैं? बोथ बी एंड सी, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में, बाकी तुमको PDF जो मिलेगी PDF में बिल्कुल सही मिलेगा, PDF में सही कर दूंगा, मैं याद रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे को सही करना है, उसमें ऑप्शन जो लास्ट वाला है उसमें बोथ बी एंड सी ऑप्शन डाल दूंगा मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू। अब देखो ये क्या कह रहा है भाई, पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, इतना तो पता ही लग गया होगा अब तक, इतनी 16 क्वेश्चन कर चुके हो। अब जो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब ये कहना है वो जो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है या रूट से जो पानी आ रहा है कौन से प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, क्या है उस प्रोसेस का नाम, ठीक है। तो भाई ये क्लास 9th में भी तुमने पढ़ा है कि जब एयर किसी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो एयर के जाने को बोलते हैं डिफ्यूज़न। जब कोई लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जाए और किसी मेम्ब्रेन को पास करके जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है? रूट क्या करती है? रूट ऑस्मोसिस का प्रोसेस करती है। देखो भाई ऑस्मोसिस का प्रोसेस सिंपल है। मान लो ये मेरा कोई एक पेड़ है, इसके आगे से रूट निकली हुई है, ठीक है, ये बहुत सारी इसकी रूट्स है, ठीक है, लग नहीं रही बट मान लो ये इसकी रूट्स है। अब एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो इसके आसपास क्या होता है? मिट्टी होगी, ऐसे करके भाई यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होगी। अब तुमने क्या करा? जाके मिट्टी में पानी डाल दिया। अब प्लांट के अंदर क्या है? देखो प्लांट के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम है, और प्लांट के बाहर मतलब मिट्टी में पानी की कंसनट्रेशन, तुमने अभी भी पानी डाला तो मिट्टी में पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा। तो कोई भी जो ऐसा लिक्विड होता है वो क्या करता है? हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन फ्लो करता है, जो वाटर होता है यहाँ पे। तो वाटर क्या करेगा? हाई कंसनट्रेशन कहाँ पे है वाटर की? सॉइल के अंदर। और लो कंसनट्रेशन कहाँ पे है?
रूट्स के अंदर या ये कह लो प्लांट के अंदर, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, मिट्टी से अंदर की तरफ। अब कोई बोलेगा भाई मिट्टी क्यों नहीं जा रही, फिर तो मिट्टी भी जानी चाहिए, प्लांट के ऊपर अंदर तो मिट्टी भी कम है। तो भाई देखो मिट्टी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि जो रूट्स में क्या होंगे, रूट्स में पोर्स होंगे। पोर्स मतलब रूट क्या है, एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का जो पोर होगा वो इतना बड़ा होगा ही नहीं कि सॉइल का इतना बड़ा, सॉइल का पार्टिकल बड़ा है, वाटर का पार्टिकल छोटा है, आराम से चला गया। सॉइल का पार्टिकल बड़ा है, अंदर घुस ही नहीं पाएगा रूट के, इसलिए जो मिट्टी है वो नहीं घुस पाएगी अंदर की तरफ। तो ये रीज़न होता है कि जो सॉइल है वो नहीं जा रही, सिर्फ वाटर अंदर जा रहा है। तो ये क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू, अरे थ्रू की स्पेलिंग गलत थी, सॉरी, इसको भी करेंगे सही, नहीं कर पाए तो समझ जाना, इतना तो चल जाएगा। द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू, जो वाटर प्लांट की रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब करा, ठीक है। अब ये जो पानी इन्होंने एब्जॉर्ब करा प्लांट की रूट्स ने, ये पूरे प्लांट तक पहुंचाना पड़ेगा भाई ऊपर जो लीफ है बेचारे के पास, लीफ जो है उसके पास पानी पहुंचाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कौन पहुंचाएगा इस पानी को, ठीक है। अभी ये चीज़ें आगे डिटेल में भी पढ़नी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझो, देखो पानी पहुंचाने का काम मतलब ऐसा समझो जैसे तुम्हारे घर में पानी आता है तो कोई पाइप वगैरह ऐसा किसी चीज़ के थ्रू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट वगैरह की जो बॉडी होती है या हमारी बॉडी, उनमें ऐसा पाइप नहीं बोलते हैं ना। मेरी बॉडी की जो नसें हैं उनको ये नहीं बोलूँगा मैं कि ये पाइप है, मेरे इस पाइप में पानी फ्लो रहा है। पाइप थोड़ी हो, नसें हैं ना हमारी बॉडी की, नस यानी कि वेन्स और आर्टरीज ये है ना, वो तो जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ऐसे यहाँ पे प्लांट्स के अंदर क्या होती है, यानी कि वेसल्स, उनको क्या बोलेंगे, वेसल्स कहते हैं। ये वेसल्स जो वर्ड यूज़ हुआ है ये इसके लिए यूज़ हुआ है, क्लियर। अच्छा, तो वेसल वर्ड के बारे में बता दिया। अब जो देखो, अब ये थोड़ा सा याद करना है कि जो फ्लोएम वेसल होती है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाती है। मतलब ये फूड वेसल मतलब ये फ्लोएम वेसल, यानी कि फ्लोएम वाला जो पाइप है ना, इस पाइप में खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अच्छा, ये जो जाइलम वेसल है, ये जो जाइलम वेसल है ना, इस जाइलम वेसल में क्या होता है, इसमें जाता है पानी। तो यानी कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जाइलम वेसल्स। यानी कि रूट्स में क्या होती है, जाइलम वेसल होंगे, और जाइलम वेसल यानी कि एक पाइप, वो पाइप क्या करेगा, सब जगह क्या करेगा, उस वाटर को लेके जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाइलम वेसल्स। आगे भी डिटेल में पढ़ना है तुमको चैप्टर में जाइलम वेसल्स के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनेली ऑफ द प्लांट कंटेन क्लोरोफिल। कौन सी ऑर्गेनेली ऐसी है प्लांट की जो कि क्लोरोफिल कंटेन करती है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये भी क्लास 9 का क्वेश्चन कहीं ना कहीं है ना भाई। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती थी, याद है, प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली पढ़ते थे। प्लास्टिड के अंदर हम दो टाइप की चीज़ें पढ़ते थे। प्लास्टिड के अंदर हम एक पढ़ते थे, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। फिर हम क्या बोलते थे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो क्लोरोप्लास्ट मतलब जो बहुत सारे कलर वाले होंगे, और ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो व्हाइट कलर के होंगे। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते थे उनके अंदर जो ग्रीन कलर वाला होता था वो होता था क्लोरोफिल। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनेली में क्लोरोफिल होगा, तो भाई घुमा फिरा के तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ गया। कलर्ड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरो मतलब कलर, प्लास्ट प्लास्टिड, तो कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अ थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर अबव एंड बिलो अ लीफ। अब देखो जो लीफ होता है ना, उसके सबसे टॉप पार्ट में और सबसे जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, एक वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मतलब कि अगर तुम जाओगे कहीं, पता लगे तुमने प्लांट को पीटना पुटना शुरू कर दिया तो उसके चोट लग जाएगी ना भाई, तो वो अपने प्रोटेक्शन, अंदर जो सामान रखा है उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ रखेगा। एक्चुअली मारने पीटने के लिए नहीं, अंदर जो भी सामान जो भी स्टोर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर क्या होती है, एक लेयर होती है। तो ये कह रहे हैं कि उस लेयर का नाम क्या होता है, तो उस लेयर का नाम रखना है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये लीफ का जो तुम्हारी बुक में एक डायग्राम दिया होगा, पूरा एक एक लेयर बताई होगी, तो वहाँ पे देखना जो क्यूटिकल होगी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, तो वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर ये जो क्यूटिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि जितने भी यहाँ पे हमने एमसीक्यूज को कवर किया वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे, और जो ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर अगर सजेशन है तो उसको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो।